क्या आप जानते हैं कि पैसा क्या है? क्या आप जानते हैं कि पैसा कौन छापता है और इसे मूल्य कैसे दिया जाता है? क्या आप जानते हैं कि 1 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट में और 2 से लेकर 2000 तक के मूल्य वर्ग के नोटों में क्या अंतर होता है और यह हमें किस तरह से प्रभावित करता है? 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं और 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते हैं और भारत सरकार उसको गारंटी देती है। भारत सरकार उस पर लिखती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इस तरह से हम देखते हैं 2 रुपये से लेकर 2000 मूल्य वर्ग तक के नोट असल में पैसा ना होकर पैसे की रसीद होते हैं। केवल असली पैसा सिर्फ 1 रुपया है। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ बातों को लेकर बहुत परेशान था। मैं अक्सर सोचा करता था कि संसार में पैसा किस आधार पर छापा जाता है और इन पैसों को मूल्य कैसे दिया जाता है। कैसे एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है कि 1 रुपया इतने डॉलर के बराबर होगा या 1 डॉलर इतने रुपये के बराबर होगा। इसको तय करने का आधार क्या है? मैं इन सब बातों को लेकर बड़ा परेशान रहता था और इन पर अक्सर बहुत सोच विचार किया करता था। मैंने इस सवाल को कई लोगों से पूछा, अपने कई जानने वालों से, जिनमें कई लोग बैंकिंग और अन्य सेक्टरों में सर्विस करते हैं, लेकिन कोई भी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वे सब किताबी ज्ञान होते थे और व्यवहारिकता से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता था। आइए हम इन्हीं विषयों को देखने का प्रयास करते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक मुद्रा प्रणाली और बैंकिंग व्यवस्था कैसे काम करती है। मान लीजिए किसी गांव में कोई बैंक नहीं है और उस गांव में अभी तक लोग आपस में विनिमय के लिए अपने उत्पादों या सेवाओं को सीधे एक दूसरे से बदलकर उपयोग किया करते थे। मान लीजिए किसान हैं, वे अनाज उपजाते हैं, उसी गांव में लुहार हैं, कुम्हार हैं और कई लोग हैं। तो कुम्हार अपने बर्तन किसानों को दे देते हैं, लुहार उनके औजारों को ठोक पीट कर सही कर देते हैं, बढ़ई उनके लिए लकड़ी के औजार बनाते हैं और इसके बदले में किसान उन सबको फसल होने पर या किसी विशेष त्योहारों के अवसर पर उनको कुछ निश्चित मात्रा में अनाज दे दिया करते थे। इस तरह से गांव में प्राचीन काल में विनिमय का प्रचलन होता था। मैंने ऐसा विनिमय अपने बचपन में गांव में देखा है। वहाँ पे ऐसा ही होता था। मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती थी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बैंक आगे खुलता है और इससे पहले वहाँ पे उस गांव या समाज में मुद्रा का कोई भी चलन नहीं है। अब उस गांव में कोई भी मुद्रा नहीं है और गांव के लोग विनिमय के लिए अपने अनाजों का प्रयोग करते हैं, अपने उत्पादों का या सेवाओं का। अब हम देखते हैं मुद्रा की हमें आवश्यकता क्यों है। मान लीजिए वही गांव से कुछ दूरी पर कोई बाजार है और किसी किसान को कपड़े, बर्तन, फल, अनाज और ऐसे ही कुछ उपकरणों की आवश्यकता हुई। उसको बाजार में जाना पड़ेगा और मान लीजिए वह किसान आलू उपजाता है। वह अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए आलू से उनका विनिमय करता है। अब वह बाजार में कितना आलू लेकर जाए और कितनी जगहों पर उस आलू को ढोता रहे ताकि उनसे बदल करके अपनी सभी आवश्यकताओं को खरीद सके, जो कि बहुत ही अव्यवहारिक है। मान लीजिए वह एक लड़िया भर आलू लेके जाता है और फिर वह कपड़े की दुकान पर पहुंचता है, फिर वह बर्तन की दुकान पर पहुंचता है, फिर वह उपकरण की दुकान पर पहुंचता है। अब पहले तो यह आवश्यक नहीं कि इन सब दुकान वालों को आलू की आवश्यकता हो और वो आलू को लेकर करेंगे क्या। फिर यह बहुत कठिन समस्या हो जाती है खरीदारी करने के लिए। चीज़ें और सेवाएं होती हैं लेकिन उनको खरीदा नहीं जा सकता विनिमय की अव्यवहारिकता की वजह से। इसलिए यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन आता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने पास उपलब्ध सोने के मूल्य के बराबर कुछ सोने या चांदी के सिक्के छाप दिया करते थे और उनको अपनी प्रजा में तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको प्रचलित करा दिया करते थे। अपने कर्मचारियों को दे दिया करते थे। कुछ योजनाएं तैयार कराते थे जिनमें काम करने वाले मजदूरों को और ऐसे ऐसे सब लोगों को दे दिया करते थे और वह समाज में प्रचलन में आ जाती थी और उनका मूल्य सोने से निर्धारित किया जाता था। इस तरह से मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ। यह तो रही प्राचीन मौद्रिक प्रणाली, लेकिन हम आधुनिक मौद्रिक प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। मानिए किसी गांव में अभी तक कोई बैंक नहीं है, वहां के लोग बैंकिंग व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं करते हैं और विनिमय के लिए किसी मुद्रा या पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने उत्पादों और सेवाओं को एक दूसरे से सीधे बदल लिया करते हैं। यह गाँव स्तर की बात हुई। फिर मानते हैं वहाँ पर एक बैंक आके खुलता है। अब हम देखते हैं बैंक खुल गया
गांव है लेकिन वहाँ पे किसी के पास चलाने के लिए मुद्रा या पैसे नहीं है, तो उस गांव में मुद्रा कैसे प्रचलित की जाएगी। यहीं से हम बैंक की कारीगरी को और बैंक की कार्यप्रणाली को और आधुनिक मुद्रा की व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। बैंक उस गांव में मुद्रा चलाने के लिए कुछ लोगों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनको ऋण प्रदान करेंगे। मान लीजिए इस गांव में 3 लोगों को बैंक प्रोत्साहित करते हैं ऋण देने के लिए कि ये विनिमय का आसान साधन है, आप ले लीजिए और इनसे आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक 3 लोगों को गांव में 100 रुपये कर्ज देते हैं और कहते हैं 1 साल के बाद आप इन्हें हमें ब्याज सहित वापस करेंगे, और 1 साल के बाद वो 110 रुपये उन तीनों से ब्याज समेत वापस लेंगे। हम मान लेते हैं ऐसा। अब वो तीनों समाज में अपने रुपए लेकर जाते हैं और अपने काम धंधे शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर बैंकों की चालाकी को देखते हैं। बैंकों ने समाज में केवल 300 रुपये ही जारी किए, लेकिन उनको साल के अंत में 30 रुपये और ब्याज के चाहिए होंगे। मतलब बैंक वापस ऋण अपना उसी मुद्रा में स्वीकार करेंगे जो मुद्रा उन्होंने जारी की है। उन्होंने लेकिन सिर्फ मूलधन ही उस समाज में जारी किया है, वो है 300 रुपये, और उसके बदले में 30 रुपये अतिरिक्त वो उन तीनों से साल के अंत में वसूलेंगे। तो वो 30 रुपये अतिरिक्त वो कहाँ से ले आएंगे जो उस समाज में डाले ही नहीं गए हैं। समाज में सिर्फ 300 रुपये जारी किए गए हैं, अब वो ब्याज के 30 रुपये वापस कैसे होंगे। तो उनमें ये होगा, मान लीजिए 2 लोग व्यापार में अच्छे हैं या अपने कारोबार में बहुत अच्छे हैं या उनको मुनाफा उनके कारोबार में होता है, तो वो लोग 110 रुपये कमा लेते हैं अपने काम सब करने के बाद में, और ले जा कर के वो अपना ब्याज वापस कर देते हैं, ब्याज सहित पैसा। अब उस समाज में बनता है 300 में से 110 220 रुपये निकल गए, उस समाज में सिर्फ 80 रुपये बचते हैं 300 में से। अब एक आदमी जिसने कर्ज लिया था उसके पास सिर्फ 80 रुपये हैं, लेकिन उसको वापस करने हैं 110 रुपये, और ये 80 में प्लस 30 बराबर 110, मतलब ये प्लस 30 रुपये बैंक ने जारी ही नहीं किए हैं लेकिन उनको चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन तीनों लेने वालों में से एक जिसके पास सिर्फ 80 रुपये बचे हैं, इसकी धन संपत्ति मकान या किसी भी चीज़ को बैंक ऋण ना चुका पाने के रूप में उसको कब्जा कर लेंगे। इस तरह से बैंक चालाकी करके ऋणदाताओं का सारा संसाधन, जमीन और सब चीज़ों को हड़प लेते हैं। यही सेम बैंकिंग प्रक्रिया ये बैंक वाले अपनाते हैं। और एक बात, बैंक वाले ऋण देते समय अक्सर सोचा जाता है कि बैंक जब ऋण देते हैं तो जो पैसा उनके पास जमा होता है उसमें से देते हैं, लेकिन बैंक अपने पास जमा पैसों में से ऋण नहीं देते हैं। यह प्रक्रिया भी बड़ी अजीब सी है। इसको कहते हैं फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग या आंशिक रिजर्व बैंकिंग। इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश में पैसे कैसे प्रचलन में आते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है। मान लीजिए सरकार को 100 रुपयों की आवश्यकता हुई, तो एक तो ये 100 रुपये वह हमारे टैक्स से एकत्र कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उनको और अतिरिक्त 100 रुपये की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए वो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और उनसे 100 रुपये की मांग करते हैं। रिजर्व बैंक उनसे 100 रुपये के बदले में एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके देने को कहता है कि मैं 1 साल के बाद में ब्याज सहित ये रुपये आपको वापस करूँगा, और इनको वो रख लेते हैं। इसको कहा जाता है सरकारी बांड। इसके बदले में रिजर्व बैंक सरकार को 100 रुपये छाप कर दे देते हैं। अब सरकार इस 100 रुपये को लाकर जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करते हैं या फिर अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं, और ये समाज में आके प्रचलन में आता है। आर्थिक पहिया चल पड़ता है समाज का, और ये पैसे फिर घूम फिर करके आर्थिक गतिविधियाँ पूरी करके फिर ये बैंकों में चले जाते हैं। फिर समाज में पैसे नहीं रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे पाके फिर उनको जमा कर लेते हैं, फिर उनका उपयोग नहीं करते हैं। अब समाज में पैसे नहीं हैं, फिर से मंदी आ गई, लोग जाते हैं बैंकों से कर्ज लेने। अब हम देखते हैं ये 100 रुपये जो सरकार से लेकर लोगों ने उपयोग किए थे, ये बैंक के पास चले गए हैं। बैंक के पास 100 रुपया है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली के अनुसार, जिसको कहते हैं आंशिक रिजर्व बैंकिंग, बैंक समाज में पैसा प्रचलित कराते हैं ऋण के माध्यम से। हमारी जो मुद्रा है ये ऋण पर आधारित है, या हमारी अर्थव्यवस्था कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था है। मतलब जो मुद्रा तैयार की जाती है प्रचलन में आने के लिए, इसको कर्ज के माध्यम से तैयार किया जाता है।
यह आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है ऋण आधारित अर्थव्यवस्था है। पहले भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, लेकिन हम भी ऋण आधारित अर्थव्यवस्था के जाल में फंसते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए 100 रुपये लोगों द्वारा प्रयुक्त करने के बाद में बैंकों में जमा हो जाते हैं। अब समाज में फिर आर्थिक पहिया चलता रहे, इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो कुछ उद्योगपति या कुछ लोग या कुछ व्यवसायी जा कर के समाज में बैंक से ऋण मांगते हैं, बैंक उनको ऋण देते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चालाकी समझते हैं। बैंक के पास सिर्फ 100 रुपये है, लेकिन आधुनिक बैंकिंग प्रक्रिया को कहते हैं आंशिक रिजर्व बैंकिंग या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसके आधार पर बैंक अपने पास जमा मूल धन का 9 गुना अधिक पैसा छाप लेते हैं। मतलब उनके पास 100 रुपया है, लेकिन वो 900 रुपया लोगों को ऋण पे बांट देते हैं। रिजर्व बैंक का यह नियम है, यह रिजर्व बैंकिंग का नियम है कि जितने भी धन बैंक बांटते हैं उनका केवल 10% उनको रखना होता है, क्योंकि यह नियम है गणना किया हुआ, बहुत प्राचीन नियम है कि एक समय में जितना भी पैसा लोगों को बांटा गया होता है उसमें केवल 10% लोग ही अपना पैसा एक समय में, अधिकतम 10% लोग अपना पैसा मांगने वापस आते हैं। मतलब बैंकों ने 900 रुपये बांट दिए हैं, इसके लिए उनको सिर्फ 100 रुपये अपने पास रखने हैं। किसी समय में हो सकता है इतने लोग आ जाएं 100 रुपये वापस मांगने के लिए, बस बाकी 900 रुपये मांगने कभी कोई नहीं आएगा। इसको कहते हैं रिजर्व बैंकिंग, आंशिक रिजर्व बैंकिंग। लेकिन इसके फलस्वरूप पैसे का बहुत अवमूल्यन हो जाता है। मूल पैसा 100 रुपया ही है, लेकिन 900 रुपया बाजार में प्रचलन में आ जाता है, जो सिर्फ लोगों के ऋण लेने वालों के खाते में लिखे होते हैं वर्चुअली, ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इस तरह से महंगाई जन्म लेती है। महंगाई जब जन्म लेती है तो चीज़ों के दाम आसमान छा जाते हैं। फिर उनको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक आर्थिक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको कहते हैं रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो या ब्याज दर को बढ़ाना। हम देखते हैं बैंक अपने पास मौजूद 100 रुपये को रिजर्व रखकर 900 रुपये बाजार में जारी कर देते हैं, जिससे पैसे का अवमूल्यन हो जाता है और महंगाई बहुत बढ़ जाती है, चीज़ों के दाम आसमान छा जाते हैं। इसको कम करने के लिए रिजर्व बैंक रिजर्व रेशियो रेट या ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं, जिससे कर्ज महंगे हो जाते हैं और लोग ऋण लेना बंद कर देते हैं। इससे समाज में पैसे की मात्रा कम हो जाती है। अब जब पैसे की मात्रा कम हो जाती है, विनिमय का साधन कम हो जाता है, तो लोग चीज़ें खरीदना बंद कर देते हैं, चीज़ों की डिमांड घट जाती है और सेवाओं और वस्तुओं के होते हुए विनिमय के न होने से मंदी आ जाती है। मैंने सवालों का जवाब जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। फिर एक दिन ऐसे ही मैं एक हैं ये भारतीय परिवार, इनके संपर्क में आया और इनकी एक सदस्य हैं श्री रवि कोहाड़, इनकी लिखी हुई पुस्तक है बैंकों का मायाजाल। आप ये पुस्तक देख सकते हैं। इसको इनकी वेबसाइट है bankjaal.com, इस पे जाके खरीद सकते हैं या फिर वहाँ पे 100 रुपये की सहयोग राशि देकर इसको पढ़ सकते हैं। ये वाकई गजब की पुस्तक है और हर किसी को इसको पढ़ना चाहिए, तब हम समझ सकते हैं ये बैंकिंग प्रणाली क्या है, पैसा कैसे बनाया जाता है, उनको मूल्य कैसे प्रदान किया जाता है, पैसे का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, फिर हम इसको समझते हैं। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खेल कैसे खेला जाता है। मान लीजिए अमेरिका किसी गरीब देश के पास जाता है और उसको विकास के लिए $100 उधार देता है। अब अंत में वह उससे ब्याज सहित 100 साल के अंत में उससे ब्याज सहित $110 की मांग करेगा, लेकिन उसने डॉलर जारी करने का अधिकार सिर्फ अमेरिका को है, वह और उसने उस देश में केवल $100 ही जारी किए हैं। बाकी ब्याज के $10 वह देश कभी नहीं चुका पाएगा और इनके ऋण के जाल में फंसता चला जाएगा। और कर्ज देते समय यह उस देश में अपनी कंपनियों के निर्बाध व्यापार के लिए अपने हितों के अनुसार शर्तों पे दस्तखत कराते हैं और उस देश की देसी मुद्रा को, उसकी वैल्यू को कम कराते हैं अपने डॉलर के मुकाबले, और इस तरह से उस देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और उस देश को ऐसे चक्र में फंसा लेते हैं जिससे निकलना असंभव हो जाता है, क्योंकि जो $10 उन्होंने उसे दिए ही नहीं हैं, उसको चुकाने के लिए वो फिर उनसे कर्ज लेगा और फिर इस तरह से कभी भी उसको चुका नहीं पाएगा। हम देखते हैं बैंक जो है पैसा जारी करते हैं सिर्फ मूलधन, और उस समाज में ये इस
कर्ज आधारित ऋण व्यवस्था में केवल मूलधन जारी किया जाता है, ब्याज का पैसा छापा ही नहीं जाता है लेकिन वापस चाहिए। और इस तरह से हर इस आर्थिक चक्कर में बैंक किसी न किसी का संसाधन, जायदाद ये कब्जा कर लेते हैं। ये एक गजब की पुस्तक है, सबको अवश्य पढ़नी चाहिए जिनको इस विषय को समझना हो। वैसे बहुत अजीब सा चक्कर घूमने वाला विषय है, लेकिन अवश्य समझे कि इसमें उदाहरण के साथ बहुत अच्छे ढंग से यह समझाया गया है। इस व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ और कैसे लोगों ने पूरे विश्व को इस व्यवस्था में घसीट लिया। पश्चिम में एक पौराणिक कैरेक्टर है, पौराणिक चरित्र है जिसको कहते हैं लूसीफर या शैतान। वहाँ पे शैतान का बड़ा कॉन्सेप्ट है और बड़ा महिमा मंडन करने का प्रयास किया जाता है, पाप, शैतान, इन सब का पश्चिमी संस्कृति में और वहाँ के धर्म में। और यह शैतान काम कैसे करता है, यह लोगों को जो किसी सांसारिक मुसीबत में फंसे होते हैं, बीमारी, कर्ज या किसी को पैसे की आवश्यकता होती है या किसी शारीरिक मानसिक व्याधि में फंसे होते हैं, ऐसे लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन देता है और या उनको बहुत ज़्यादा धन प्रदान करने का प्रलोभन देता है और इसके बदले में उनकी आत्मा को गिरवी रखा लेता है। ये है उनके शैतान या लूसीफर का कॉन्सेप्ट। या इस तरह से काम करता है, लोगों को अपना गुलाम बनाया करता है। लेकिन यह लूसीफर मुझे तो लगता है सच्चाई है और ये सारे पश्चिमी देश और समाज लूसीफर की तरह ही काम करते हैं, या हमारी बैंकिंग व्यवस्था इसी लूसीफर की तरह ही काम करती है। इन सब विषयों को समझने के लिए आपको भारतीय परिवार के श्री रवि कोहाड़ द्वारा लिखित पुस्तक बैंकों का मायाजाल अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत अद्भुत पुस्तक है और इसको पढ़ने के बाद में देश और समाज को देखने का नज़रिया बदल जाता है। वाकई यह ऐसा ही है और सबको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ इसी पुस्तक से ली गई हैं। मैं इन सब सवालों के लिए परेशान था और कहीं से भी इनका जवाब पा नहीं सका था और यह जवाब मुझे इस पुस्तक से मिलते हैं। ये इन भारतीय परिवार की वेबसाइट है bankjaal.com, वहाँ से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं या 100 रुपये की सहयोग राशि पर पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी दूसरी खामी यह है, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं और कोई हमसे 5 रुपये उधार मांगने आता है। मैं उसको 5 रुपये देता हूं तो उधार देने के बाद में मेरे पास 5 रुपयों की कमी हो जाती है। अब इसी बात को बैंकों के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक के पास 10 रुपये है। अब जब बैंक से कोई उधार मांगने आता है 5 रुपये, तो बैंक उसको 5 रुपये देते हैं तो उनके पास वही उधार दी गई 5 रुपये की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वह अपने पास जमा किए गए पैसे में से उधार नहीं देते हैं या कर्ज। वो उस ऋण लेने वाले व्यक्ति से एक कागज़ पर लिख कर देने को कहेंगे कि एक साल के बाद में इन 5 रुपयों को तुम हमें ब्याज के सहित वापस करोगे। मान लीजिए 1 साल के बाद में उसका ब्याज सहित 6 रुपये होते हैं, तो उससे एक वचन शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करा कर लेंगे कि 1 साल के बाद में आप हमें 6 रुपये ब्याज सहित वापस करेंगे इन 5 रुपयों का, और इसको वो अपनी संपत्ति मानकर रख लेंगे और इसी के आधार पर उसके खाते में 5 रुपये लिख देंगे और हो गए पैसे। बस इनके पास 10 रुपये पहले से रखे रह गए, उसके खाते में ऋण 5 रुपये लिख देते हैं, मतलब इनके पास धन 5 रुपये बैंकों के पास और हो गया और इनके पास इस तरह से अब 15 रुपये हो गए। अब इसी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम क्रेडिट कार्ड का उदाहरण लेते हैं। बैंक आखिर क्यों लोगों को अधिक से अधिक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? इसमें उनका बहुत फ़ायदा है। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड लेकर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और 10 रुपये की खरीदारी करते हैं। दुकानदार आपका कार्ड स्वाइप करता है और एक रसीद निकलती है 10 रुपये की, उस पर आपके हस्ताक्षर कराता है और उसको रख लेता है और फिर दिन भर प्राप्त हुई ऐसी तमाम रसीदों को ले जाकर अपने बैंक में जमा कर देता है। उसका बैंक उन रसीदों को संबंधित क्रेडिट कार्ड कंपनी को भेज देता है। वह क्रेडिट कार्ड कंपनी उस व्यक्ति के बैंक को भेज देती है वह रसीद जिसमें उस व्यक्ति का खाता होता है। अब बैंक उस रसीद को ले लेते हैं। आपने खरीदारी 5 रुपये की थी, वह 5 रुपये की कार्ड स्वाइप करने पर जो 5 रुपये की रसीद निकली थी उसको बैंक अपने पास रख लेते हैं और आपके खाते में ऋण 5 रुपये लिख देते हैं और ब्याज सहित कुछ अवधि के बाद में वह 5 रुपये आपसे वसूल करते हैं। अब हम देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया में बैंकों ने एक भी पैसा नहीं दिया, लेकिन उनके पास 5 रुपये जादुई तरीके से बढ़ गए।
मैं वाकई इस पुस्तक को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और सबको जो आधुनिक वित्तीय व्यवस्था को और बैंकिंग प्रणाली को समझना चाहते हैं उनको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए।